काजल की नई नई शादी हुई थी। काजल अपनी सास को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थी। एक रोज काजल अपने पति सूरज से कहती है, अजी सुनिए, आपको पता है कल सभी मेहमानों में मैं माँ जी को नहीं ढूंढ पाई। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि माँ जी इतनी जवान कैसी हैं? मुझे तो लगा था कोई पक्के बाल वाली मोटी सी सास होगी मेरी। अरे तो तुम भी ऐसे धोखा खा गई? अरे मेरी माँ तो लगती जवान है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अपने आप पे ध्यान देती है। और माँ का काम बिजली की तरह होता है, क्योंकि उनका नाम ही बिजली है। सच में माँ कितनी जवान है। माँ जी को देखकर तो मेरा दिल भी बाग बाग हो जाता है। तुम्हें पता है, जब माँ हमें स्कूल लेके जाया करती थी ना पीटीएम में, तो टीचर ना उनको ना मेरी बहन समझते थे। सच में माँ जी को देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि उनकी बहू होगी। अरे बहू, इतना आहिस्ते आहिस्ते काम करेगी? माँ जी वो क्या है ना, मुझे काम करने की आदत नहीं थी। अब धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। तो तुझे घर साफ करने में 2 दिन लग जाएंगे। मैं बताती हूँ कि काम कैसे करते हैं। तू तो धीरे धीरे काम काज करना सीख ही जाएगी। तू किचन में जाके बर्तन साफ कर ले, तब तक मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ। लेकिन माँ जी घर में इतने सारे कपड़े हैं और ये सारा सामान भी फैला हुआ है, तो आप अकेले कर पाएंगी? आज तो आई है तो मैं कहूँगी कि मेरी बहू घर का काम काज कर रही है। अपनी सास की बातें मानकर काजल किचन में बर्तन साफ करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिजली करंट की तरह पूरे घर का काम 1 घंटे में कर देती है। जब तक काजल किचन से बर्तन धोकर आती है तो वह देखती है कि घर का A to Z काम हो चुका है। माँ जी ये इतनी जल्दी ये सारा काम किसने किया? तेरी सास इज हेयर तो काहे का फेयर। इसका मतलब माँ जी इतना सारा काम आपने अकेले किया? अरे मेरे झटकों से तो काम भी डरते हैं। देख बहू, काम करने का मन होना चाहिए। अब काम पर फोकस करना चाहिए, फिर तो काम यूं मिनटों में हो जाता है। लगता है माँ जी मुझे भी आपकी तरह काम सीखना पड़ेगा। सच में मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब देर शाम बिजली हॉल में बैठकर चाय पी रही होती है। तभी बिजली की पड़ोसन विमला वहाँ आती है। अरे क्या बात है बिजली, बड़े आराम से चाय पी रही है। बहू के आने के बाद लगता है बहू ने घर का सारा काम कर लिया है, तभी तू इतनी आराम से बैठी हुई है। अरे नहीं नहीं विमला काकी, मैंने तो सिर्फ बर्तन धोए हैं। उसके बाद जो माँ जी ने काम करना शुरू किया है, घंटे भर में घर का सारा काम निपटा दिया। मैं तो हैरान थी माँ जी का काम देखकर। सुन लिया मेरी तारीफ? और तू तो जानती है मुझे काम करने में कितना ही समय लगता है। अरे बस बस, इतनी तारीफ भी मत कर कि तेरी बहू कोई काम ही ना करे। वैसे तो कह रही थी ना कि हमें बाजार जाना है, तो आज बाजार चलते हैं, मुझे सब्जियां भी लेनी है। अरे इसलिए तो मैं आई हूँ, लेकिन तू यहाँ गप्पे मार रही है। चल चलते हैं वरना शाम हो जाएगी। अब बिजली और विमला दोनों बाजार जाने लगती है। तभी काजल अपनी सास के साथ बाजार जाने की जिद करने लगती है। बहू बाहर गर्मी बहुत है, क्या करेगी बाजार जाके? तुझे कुछ मंगवाना हो तो मुझे बता दियो, मैं ले आऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं घर में रहकर बोर हो जाती हूँ, मुझे भी ले जाइए अपने साथ। अरे बहू इतना कह रही है तो ले चल बहू को। विमला के कहने पर बिजली अपनी बहू को साथ ले जाने को तैयार हो जाती है। अब बिजली और विमला आगे आगे चल रहे होते हैं और काजल पीछे पीछे उनकी बातें सुनती चल रही होती है। बाजार पहुंचकर सभी सामान खरीद लेते हैं और सामान लेने के बाद एक थैला बिजली के हाथों में होता है और कुछ थैले काजल के हाथों में होते हैं। अब रास्ते में चलते चलते काजल को चक्कर आ जाते हैं। अरे बहू क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? विमला पानी लेके आ जल्दी से। अरे कहाँ से लाऊं पानी, यहाँ तो खुद पानी पीने के लिए पानी ही नहीं है। मना किया था इसे कि गर्मी में बाहर मत जाइयो, गर्मी में तुझे चक्कर आ जाएंगे, लेकिन ये है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। काजल होश में नहीं आ रही थी और आसपास पानी भी नहीं था। अब बिजली अपने हाथों में थैला पकड़ती है और अपनी बहू को गोद में उठाकर जोर जोर से चलना शुरू कर देती है और घर पहुंच जाती है। घर जाकर बिजली जैसे तैसे अपनी बहू के ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाती है। मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? मैं तो रास्ते में बेहोश हुई थी। माँ जी आप ठीक तो है ना?
तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो। इतना नाजुक शरीर बना रखा है तुमने, इतनी कम उम्र में चक्कर आने लग रहे हैं तुम्हें। माँ जी मुझे पता नहीं लगा कि मुझे चक्कर कैसे आ गए और मैं गिर गई। अगर ऐसा ही रहा ना तो तुझे बाहर कहीं लेकर नहीं जाने वाली मैं। अरे वो तो भला वो तेरी सास का, जिसके अंदर अभी भी इतनी जवानी है और तुझे घर तक पहुंचा दिया। क्या माँ जी, आपने मुझे गोद में उठाकर यहाँ तक ले आए, आपका तो कोई जवाब नहीं। आखिर तेरी सास जो हूँ, अब क्या करूँ, तेरी ऐसी हालत देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया। सच में मुझे तो हैरानी हो रही है कि आप मेरी सास हो। क्या बाहुबली सास मिली है मुझे। अब काजल बहुत खुश थी कि उसे एक ऐसी सास मिली है जो करंट की तार की तरह बड़ी तेजी से सारा काम कर देती है, जिस वजह से काजल का आलस बढ़ता जा रहा था और अब वह बिल्कुल नामात्र ही काम करती थी, और अगर करती तो उसे कई घंटे लगा दिया करती। बिजली को तो काम करने की आदत ही थी, वह फुर्ती से घर का सारा काम चुटकियों में निपटा लिया करती थी। एक रोज बिजली अपनी बहू को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। अरे माँ, मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता, सारा काम माँ जी झटपट कर लेती हैं और मैं माँ जी की थोड़ी तारीफ क्या करती हूँ, माँ जी तो बस उसी में खुश हो जाती हैं। अच्छा, तो इसलिए घर का कोई काम नहीं करना सीख रही है और ना ही कर रही है। अब इसे मैं मजा चखाती हूँ। अरे मैं क्या काम कर लेती हूँ, ये तो मेरे सर पे नाचने लगी और मेरा फायदा उठा रही है ये। अब अगले दिन ही बिजली सुबह लेट उठती है। उधर काजल भी जब उठती है तो देखती है कि उसकी सास अभी तक सो रही है। ऐसे में काजल को अपनी सास के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में ले जाना पड़ता है। माँ जी, अब तक आप उठी नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने की जरूरत है। सांस लेने में दिक्कत आ रही है और सर भी घूम रहा है मेरा। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, आप आराम कीजिए, आपको ठीक लगे तभी आप उठिएगा। आज तो मैं इतना थक गई हूँ कि अगर बैठ भी जाऊँ तो मुझे नींद आ जाएगी। माँ जी सच में कितना काम करती हैं। अब देर शाम बिजली उठती है और अपनी बहू से चाय मांगती है। काजल अपनी सास के लिए कुछ देर बाद ही चाय बनाकर ले आती है। माँ जी, आज तो मैं थक गई हूँ, ऐसा लग रहा है अब और काम नहीं होगा मुझसे। लेकिन बहू, घर का काम तो तुझे ही करना होगा। क्यों माँ जी, आप कहीं जा रही है क्या? कहीं जा नहीं रही हूँ मैं, लेकिन तुझे मैं ये बता दूं, मैं घर का काम इसलिए कर दिया करती हूँ ताकि तेरा काम हल्का हो जाए, लेकिन तूने तो सारा घर का काम मेरे ही माथे पड़ दिया। माँ जी मुझे पता है आप घर का काम मेरे लिए करती हैं, लेकिन मुझे आज एहसास हो रहा है कि आप जितना भी काम करती हैं उससे मुझे कितनी राहत मिलती है। चल, तुझे देर से ही सही, लेकिन पछतावा तो हुआ ना, तेरी सास तेरे लिए काम करती है। हाँ माँ जी, सच में आप जैसी सास पाकर तो मैं धन्य हो गई, धन्य। काजल को एक दिन का काम करके समझ आ जाता है कि उसकी सास उसका कितना साथ दे रही थी, लेकिन वह अपनी सास की कदर नहीं कर रही थी। इसके बाद से काजल अपनी सास के साथ मिलकर सारा काम करवाने लगती है, कभी कम तो कभी ज्यादा। रश्मि अपनी ननद कनिका के साथ बहुत खुश थी। रश्मि बहुत ही सुंदर और गोरी थी, लेकिन उसकी ननद कनिका काली थी। रूप रंग के चलते उन दोनों में आपस में कोई भेदभाव नहीं किया गया, लेकिन जब भी वो दोनों साथ में होती थी तो लोग उनके बीच भेदभाव जरूर करते थे। एक दिन सुबह के समय दोनों साथ में मंदिर जा रही होती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें उनकी पड़ोसन कमला मिल जाती है। बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि हमेशा हर जगह अपनी इस काली कलूटी ननद को मत ले जाया कर। इसे तेरे साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे चांद पर ग्रहण लग गया हो। आंटी जी, आप जैसे लोग होते हो जो लोगों को उनकी सीरत से नहीं बल्कि सूरत से जज करते हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, इसलिए मेरे सामने तो आप ये गोरे काले का राग मत ही गाना। बहू, मैं तो तुझे बस समझा रही हूँ कि अपनी ननद को धूप में लेकर मत निकला कर, वरना पहले ही काली भूत है, धूप में निकलेगी तो और हो जाएगी। आंटी जी, आप अपनी कम हाइट वाली लड़की की चिंता करिए जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, बाकी अपनी ननद को मैं देख लूंगी। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नाटी बोलने की? वो जैसी भी है मेरी बहुत लाडली है, और वो पढ़ी लिखी है या नहीं इससे तुझे क्या मतलब? वाह, क्या बात है आंटी जी, मैंने आपकी बेटी को नाटी बोल दिया तो आपको बहुत परेशानी हो गई, बहुत बुरा लग गया, लेकिन वही चीज जब आप मेरी ननद को बोल रही हो तब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था। जाने दीजिए भाभी,
आप किस किस से मेरे लिए लड़ेंगी? आप बिना बात के मेरी चिंता कर रही हो। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ननद जी, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है, और जो आपके खिलाफ बोलेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुझे इतना बुरा लग गया? लोग सही कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। देखिए आंटी जी, आपको भी अच्छे से पता है कि आपने क्या बोला है क्या नहीं, लेकिन मैं सुबह के समय आपसे बहस करके अपना और मूड खराब नहीं करना चाहती, इसलिए आज आपको छोड़ रही हूँ। आगे से मेरी ननद के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। चलो ननद जी। रश्मि इतना कहकर अपनी ननद को लेकर मंदिर चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों पूजा करके वापस आते टाइम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं। रश्मि को उदास और चुपचाप बैठी देखकर कनिका उससे बात करने की कोशिश करती है। क्या हुआ भाभी, आपने मुंह क्यों बनाया हुआ है? मुझसे बात कीजिए ना। अभी मुझे किसी से कोई बात करने का मन नहीं कर रहा। पता नहीं आजकल दुनिया में कैसे कैसे लोग बसे हैं। मुझे पता है आपका मूड कमला आंटी की वजह से खराब है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप उनकी बातों पर इतना ध्यान क्यों देती हो। भूल जाइए, जाने दीजिए। कैसे भूल जाऊं ननद जी, खुद की बेटी 4 बार भाग चुकी है, कभी स्कूल गई नहीं है, शुरू होने से पहले ही खत्म है। उसके अंदर ही इतनी कमियां ना देखकर तुम्हारे रूप रंग पर उंगली उठा रही है, बल्कि तुम अच्छी पढ़ी लिखी सरकारी टीचर हो। आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो तुम्हारे रंग को नहीं बल्कि काबिलियत को देखेगा। जब आपको इतना विश्वास है तो फिर मन छोटा क्यों कर रही हो? भूल जाइए ना उस बात को। चलिए घर चलते हैं, भैया इंतजार कर रहे होंगे, बहुत देर हो गई है। कनिका अपनी भाभी के साथ घर वापस आ जाती है और देखती है कि उसका भाई युग रसोई में नाश्ता बना रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। ये क्या हो रहा है? कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? क्या यार, तुम लोगों ने मुझे डरा दिया। अरे इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? भाई आज आप किचन में क्या कर रहे हो? वो तुम दोनों को मंदिर से आने में समय लग रहा था और मुझे ऑफिस जाना नहीं था। घर में बैठे बैठे बोर हो जाता तो सोचा आज तुम लोगों के लिए नाश्ता मैं बनाता हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। वैसे हम भी रोज एक जैसा बना बना कर बोर हो गए थे, इस बहाने हमें भी कुछ अच्छा और नया खाने को मिलेगा। ठीक है, तुम लोग बाहर जाके बैठो, क्योंकि तुम लोग ऐसे यहाँ पे खड़ी रही ना तो मैं तो नहीं बना पाऊंगा कुछ भी, इसलिए कह रहा हूँ बाहर जाओ। ठीक है भाई, हम जा रहे हैं, आप आराम से बनाओ, लेकिन हाँ बस इतना याद रखना, नाश्ता है, डिनर नहीं। तुझे क्या लगता है मैं स्लो खाना बनाता हूँ कि अगर मैं बनाने बैठा तो सुबह से रात हो जाएगी? ले, नहीं बनाना मुझे, तू ही बना। नहीं नहीं रुकिए, आप कहाँ चल दिए? ननद जी तो मजाक कर रही थी, आप बनाइए। रश्मि और कनिका हॉल में जाकर बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद युग उनके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर लेकर आता है, जिसे खाकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। दिन यूं ही बीतते हैं। तभी एक दिन युग अपनी पत्नी और बहन के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ सभी उसकी बहन और पत्नी को देखकर हंसने लगते हैं। तभी उनकी एक दूर की रिश्तेदार उनके पास आती है और बोलती है, युग बेटा, ये कनिका है ना तुम्हारी बहन? हाँ आंटी जी, ये वही है, लेकिन आपने इसे पहचाना कैसे? हम तो काफी समय बाद मिले हैं। बेटा, मैंने तुझे नहीं बल्कि तेरे साथ तेरी इस काली बहन को देखकर पहचान गई। ये तो बचपन से भी ज्यादा काली हो गई है। लोग कहते हैं बड़े होने पर रंग रूप में कुछ तो फर्क पड़ता है, लेकिन लगता है इस पर तो उल्टा ही असर हो गया। अरे ये कौन है युग जी जो आपकी बहन के बारे में ऐसे बोल रही है और आप आराम से खड़े होकर सुन रहे हैं? तुम कौन हो जो मुझ पे उंगली उठा रही हो? मैं कनिका की भाभी हूँ और युग जी की पत्नी। अरे वाह युग, पत्नी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा ढूंढा है तूने। तेरी पत्नी कितनी सुंदर है। शुक्रिया आंटी जी मेरी तारीफ करने के लिए। मेरी ननद की बुराई करके अच्छा नहीं किया आपने। बहू, अगर तुझे बुरा लगा हो तो माफ कर, लेकिन मैंने तो बस जो सच था वही बोल दिया। कोई बात नहीं आंटी जी, अब हमें देर हो रही है, हमें घर जाना चाहिए। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। युग अपनी पत्नी और बहन को जबरदस्ती घर लेकर आता है। तभी रश्मि गुस्से में युग से बोलती है, युग जी, आपने मुझे उस औरत को ठीक से जवाब क्यों नहीं देने दिया? उसे भी पता चलना चाहिए कि मेरी ननद में कोई कमी नहीं है। रश्मि, ये तुम्हें लगता है, लेकिन वो भी अपनी जगह सही है। कनिका का रंग काला है, जिसके कारण उसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई। मतलब आप भी उन लोगों में से हैं जो पहले सूरत देखते हैं, उसके अंदर क्या गुण है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं नहीं, लेकिन आजकल सभी लोग सूरत देखते हैं। युग और रश्मि आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी कमला अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर उनके पास आती है। बहू, तूने कहा था ना कि रूप रंग मैटर नहीं करता। आज उसी के दम पर मैंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे और बहुत पढ़े लिखे
अमीर घर में तय कर दी है। क्या? लेकिन कब? कैसे? कल की शादी है। उनके यहाँ डायरेक्ट शादी ही होती है, सारी रस्में उसी दिन होती हैं। चलो अच्छा है आंटी जी, किसी का तो घर बसेगा। मैं तो कनिका का रिश्ता ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। क्या कर सकते हैं बेटा, सब कुछ किस्मत की बात होती है। मेरी बेटी कनिका से छोटी है, फिर भी उसकी शादी हो रही है, लेकिन कनिका की अभी तक कहीं बात नहीं बनी। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बारात आती है और रश्मि लड़के को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वो शहर से टॉप अमीर लोगों में से एक था। उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। तभी वो मौका देखकर उसे बात करने के लिए जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कमला की बेटी ने उसकी ननद की डिग्री दिखाकर लड़के को इम्प्रेस किया है। तभी वो लड़के को सब सच बता देती है और लड़का कमला से बोलता है, आंटी जी ये क्या कह रही हैं? आपकी बेटी कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन आपने तो कहा था उसने पीएचडी कर रखी है, और ये डिग्रियां तो ये कह रही है इनकी ननद की है। नहीं नहीं, ये सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ। एक जैसा सरनेम होने के कारण इन्होंने ये गेम खेला। माफ करिए आंटी जी, मैं आपकी बेटी का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन झूठ पर बना रिश्ता ज्यादा दिन टिकता नहीं है, इसलिए मुझे सब सच बताना पड़ रहा है। देखिए क्या सच है क्या झूठ, ये सब तो मैंने देख लिया, लेकिन अब मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिएगा आप। लड़के वाले तुरंत शादी तोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सभी रश्मि और युग के घर आते हैं और कनिका को अपने घर की बहू बनाने की बात करते हैं। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं। और इसी तरह से रश्मि काली ननद की शादी ऐसे घर में करवाने को कामयाब हो जाती है जो उसकी सूरत और रंग नहीं बल्कि उसके गुणों को देखते हैं। शकुंतला ने अपने 5 बेटों की शादी कम खर्चों के कारण एक साथ एक ही मंडप पर निपटा दी थी। अब शकुंतला 5 बेटों के साथ 5 बहुओं की सास बन चुकी थी। एक रोज शकुंतला हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी शकुंतला की बड़ी बहू काजल हॉल में आकर बैठ जाती है। माँ जी, सास बिना ससुराल सीरियल आ रहा है, जरा लगा दो ना। तुझे दिख नहीं रहा क्या? मैं भजन सुन रही हूँ और तुझे सास बिना ससुराली क्यों देखना है? तेरी सास पर लोक सिधार गई है क्या? माँ जी, आप भी उस नाटक को देखोगी ना तो आपको भी समझ आ जाएगा कि सास के बिना ससुराल कितना सुखी होता है। राम रे राम, तुझे तनिक भी शर्म नहीं आ रही है क्या बहू? तू अपनी ही सास के सामने ये कहे कि सास बिना ससुराल स्वर्ग है। माँ जी, सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन उसे झुटलाया नहीं जा सकता। बहू अभी मुझे भजन सुनने दे, वरना सुबह सुबह कलेश हो जाएगा घर में। अच्छा माँ जी, आप कुछ भी कह और कर सकती हो, लेकिन हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अरे बहुओं, कहाँ हो तुम चारों? इसे लेकर जाओ और काम दो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शकुंतला के इतना बोलते ही शकुंतला की बाकी की बहुएं भी वहाँ आ जाती है और अपनी जेठानी की साइड लेते हुए अपनी सास को ही कोसती है। माँ जी, बहुत समय हो गया है चुप रहते रहते, सहन की भी कोई सीमा होती है। हाँ माँ जी, अब हम और नहीं सह सकते हैं। खाने पीने से लेकर आप हमारे साथ भी अत्याचार कर रही हैं और मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती हूँ। माँ जी, मैं बताती हूँ दीदी किस बारे में कहना चाहती है। दरअसल बात ये है कि आपने जो हमें नीचे सोने वाला बिस्तर दे रखा है उस पर हमसे सोया नहीं जाता है। मेरी तो कमर ही अकड़ जाती है नीचे एक चादर बिछाकर सोने में। आप हमें हमारे घर से आए हुए बेड क्यों नहीं देती? अरे किसी को कुछ बोलना है? देखो मैं इस पर सोचूंगी, अभी तुम लोग घर के कामों में ध्यान दो। शकुंतला अपनी सभी बहुओं की सुनने के बाद अपने मन की करती है। शकुंतला अपनी बहुओं को अच्छा बिस्तर नहीं देना चाहती थी, जबकि 5 बहुओं के ससुराल से सोफे, बेड, टीवी, कूलर, एसी सब आया हुआ था। लेकिन शकुंतला ने सबको एक पंखा, 2 चादर, एक तकिया, एक कुर्सी और 5 को एक कमरा दिया हुआ था। अरे शकुंतला, क्या बात है, सुबह सुबह हरि का नाम जप रही है। लगता है कि अब तेरे मन में भी पूजा पाठ का विचार आने लगा है। मैं तो सुबह से बैठी हूँ हरि नाम का जप करके, ताकि मेरा मन लगा रहे। नहीं तो तू तो मेरी बहू को जानती है ना कि वो कैसी है। तू तो जानती है ना मेरी बहू कितना दिमाग खाती है। मुझे तो पहले लगता था कि मेरे 5 बेटे हैं और बहुओं के आने के बाद तो मैं हंसी खुशी रहूंगी, लेकिन इन्होंने तो आकर मेरी शांति ही भंग कर दी है। माँ जी, आप आधी अधूरी बातें क्यों बता रही हैं विमला काकी को? दरअसल बात ये है विमला काकी कि माँ जी ने हम 5 बहुओं का एक बिस्तर कर रखा है। अरे शकुंतला, ये क्या कह रही है तेरी बहू? तूने अपनी बहुओं का एक बिस्तर कर रखा है?
ये सब एक कमरे में सोती हैं क्या? हाँ काकी, और तो और हमें हमारे मायके से दहेज में आया बेड भी इन्होंने स्टोर रूम में रखवा रखा है और हम सब नीचे चादर बिछाकर सोते हैं। शकुंतला, तू कब से इतनी अत्याचारी सास हो गई? अरे अपनी बहुओं पर इतना अत्याचार ना कर कि कल तेरा नाम न्यूज़पेपर में आ जाए। 5 बहुओं ने मिलकर किया अत्याचारी सास का कत्ल। ब्रेकिंग न्यूज। अब आप ही समझाइए माँ जी को, वरना इनका बस चले तो हमें एक चादर भी ना दे। निशा के जाने के बाद ही शकुंतला की पड़ोसन विमला शकुंतला से कहती है, देख शकुंतला, तू तो अच्छे से जानती है कि तू एक नहीं बल्कि 5 बहुओं की सास है, और एक सास पर अगर 5 बहुओं की जिम्मेदारी हो तो उसे अपनी बहुओं को समझने में दिक्कत आती है। लेकिन तू तो अपनी बहू पर इन कुछ महीनों में ही इतना अत्याचार कर रही है। देख, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरी बहू पे अत्याचार करने के पीछे का कारण बस यही है कि मेरे 5 बेटे बाहर है और मैं चाहती हूँ कि मेरी 5 बहुएं मिलजुल कर रहे। इसलिए मैंने उन्हें एक ही कमरा दिया है सोने के लिए, ताकि इससे बिजली बिल भी बचे। अरे तो उसी में 2 बेड लगवा दे, ताकि पूरे दिन इतना काम करने के बाद वो 5 चैन की नींद ले सके। देख, तेरी बातों में लॉजिक तो है। अगर मैंने इन्हें गद्दे वाला बिस्तर दिया तो ये सुबह सुबह जल्दी उठेंगी नहीं, और जल्दी उठेंगी नहीं तो घर का काम कैसे होगा, और 5 आपस में ही झगड़ेंगी फिर। देख, तेरी बातों में लॉजिक है, लेकिन तू अपनी बहुओं पर कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रही है। अरे मैं तो कहती हूँ, तेरी बहुएं तुझे झेल कैसे रही हैं? जिस दिन उन्होंने खुद के लिए आवाज उठाई उस दिन तुझे दिक्कत हो जाएगी। इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर भी शकुंतला पर कोई असर नहीं होता। इधर शकुंतला की 5 बहुओं को भी ये उम्मीद थी कि शकुंतला उनकी बात ना सही लेकिन विमला की बात तो मानेगी। अब देर शाम शकुंतला के ना रहने पर शकुंतला की 5 बहुएं हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती। आज विमला काकी माँ जी को समझा कर गई है। मुझे तो लगता है माँ जी हमारे सोने के लिए बेड वापस कर ही देगी। वैसे माँ जी को समझाना इतना आसान भी नहीं है, वो किसी की बातों में नहीं आती। हाँ, माँ जी को समझाना इतना आसान नहीं है, लेकिन विमला काकी की बात तो वो सुनती है ना। मुझे तो नहीं लगता माँ जी विमला काकी की बात भी मानेंगी, और माँ जी ने अगर आज भी हमें नीचे एक कमरे में ही सोने को मजबूर किया तो माँ जी के लिए आज की रात मुसीबत आएगी। हाँ नेहा, तू सही कह रही है। माँ जी को बहुत प्यार से समझा लिया। अब मैं माँ जी को दिखाती हूँ कि हम 5 भी किसी से कम नहीं है। 5 बहुएं अपनी सास के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी शकुंतला बाहर से आ जाती है और वो अपनी बहुओं को एक साथ बैठी देखकर कहती है, क्या बात है, लगता है अपनी सास को फंसाने की साजिश चल रही है। नहीं माँ जी, हम तो बस आपका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज आप हमारे कमरे में बेड लगवाने वाली हो ना। अरे किसने कह दी? ये रात में सपना देख लिया है तुम 5 ने। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी, मेरी। शकुंतला के इतना बोलने के बाद ही शकुंतला की 5 बहुओं का मुंह उतर जाता है। लेकिन घर का काम करने के बाद जब 5 सोने जाती हैं, तो काजल अपनी बाकी की देवरानियों से कहती है, कब तक तुम लोग अपनी सास का अत्याचार सहती रहोगी? उठो, जागो और अपनी सास को सबक सिखाओ। आज हम माँ जी के बेड पर सोएंगे, वो भी माँ जी के साथ। ध्यान रहे, जिसे जहाँ बेड पर जगह मिले ना, वहाँ चुपचाप से सो जाना। काजल के इतने कहने भर की देरी थी कि शकुंतला की 5 बहुएं शकुंतला के कमरे में पहुँच जाती हैं और डबल बेड पर जहाँ जगह मिलती है वहाँ लेट जाती हैं। ये देखकर शकुंतला हड़बड़ाकर उठ बैठती है। अरे बहुओं, ये क्या कर रही हो तुम 5? यहाँ जगह भी नहीं है, जो सारी यहीं आकर लेट गई हो। माँ जी, हमें वहाँ नींद नहीं आ रही है, बाकी आप देख लो। अगर आपको जगह नहीं मिल रही है तो आप सोफे पर या नीचे सो सकती हैं। लेकिन मैं अपने ही बिस्तर को छोड़कर क्यों जाऊँ? माँ जी, जैसे आप अपनी जिद पर हैं कि आप हमारे कमरे में बेड नहीं लगवा सकती, उसी तरह से ये हमारी जिद है कि हम भी आपके साथ बेड पर सोएंगे। शकुंतला को सारी रात नींद नहीं आती और वो अपने ही बिस्तर पर बैठी हुई अपनी बहुओं को एक ही बेड पर सोए देख रही होती है। कोई हाथ चला रही थी तो कोई किसी का पाँव किसी के मुंह पर होता है, और तो और काजल तो खर्राटे मार मार कर सो रही थी। अरे ओ शकुंतला, अरे उठ भी जा। रात भर किसके ख्यालों में खोई थी जो यहाँ अभी बैठी बैठी झपकी ले रही है? अरे विमला, मैं तुझे क्या बताऊं, कल तो इन 5 बहुओं ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मेरे ही बेड पर रात में आकर सो गई। यानी तेरी बहुओं का और तेरा बिस्तर एक हुआ पड़ा था क्या? हाँ, अब मैं एक और रात भी अपनी बहुओं के साथ काट नहीं सकती। मैंने अभी अपने लड़कों को बुलाया है
5 बहुओं के कमरे में इनका बेड लगवा दे रही हूँ। मैंने तो सारी रात जाग कर काटी है। देर से ही सही, लेकिन शकुंतला को जब एहसास होता है कि जो वो अपनी बहुओं के साथ कर रही है वो कितना गलत है, और एक रात जागने के बाद ही शकुंतला अपनी बहुओं का उनके मायके से आया बेड उन्हें लौटा देती है, जिस पर शकुंतला की 5 बहुएं भी बड़े आराम से सोती हैं। कीर्ति के ससुराल वालों को घुइयां की सब्जी खाना बहुत पसंद है, वहीं कीर्ति को घुइयां के पत्तों की सब्जी खाना पसंद है। दोनों की पसंद में तालमेल ना मिलने के कारण आए दिन घर में खाने को लेकर महाभारत छिड़ी रहती है, मानो खाना खाने नहीं कोई जंग लड़ने बैठ रहे हों। ऐसे ही एक रोज कीर्ति रसोई में घुइयां के पत्ते की सब्जी बना रही होती है, तभी उसकी सास सरला आ जाती है। बहू, आज तू क्या बना रही है? माँ जी वही जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, घुइयां के पत्तों की सब्जी। तुझे मना किया है ना कि इसके पत्तों की सब्जी मत बनाया कर। माँ जी, जिस दिन आप मेरे हाथ की सब्जी खा लोगी उस दिन आप मुझे भगवान मान बैठोगी। हाँ हाँ, बड़ी आई अपने आप को भगवान मानने वाली। तू और तेरे सपने बहुत अनोखे हैं। अरबी को घुइयां घुइयां बोलती है। माँ जी, हमारे यहाँ पर घुइयां को घुइयां ही कहते हैं। आपके गांव में घुइयां को अरबी बोलते हैं, हमारे गांव में तो घुइयां ही बोलते हैं। अच्छा चल चल अपना काम कर, मेरा बेटा भी खाना खाने आता ही होगा और तेरे इस घुइयां के चक्कर में लेट हो जाएगा। आप मुझे खाना बनाने दोगी तभी तो। आप तो मुझसे बात करने रसोई में आ गई और अरबी की बात करने लगी। कीर्ति की बात सुनकर सरला सर पर हाथ मारती है और उसे बिना कुछ बोले रसोई से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद कीर्ति सबके लिए खाने के टेबल पर खाना लगा रही होती है, तभी कीर्ति का पति रवि आता है। आज क्या बनाया है खाने में? जी, हमने घुइयां के पत्तों की सब्जी बनाई है, आप खाकर देखो, आपको अच्छी लगेगी। अब ये घुइयां किसको कहते हैं? ये नई नई सब्जियां कहाँ से आ रही है? और पत्ते की सब्जी ये कौन बनाता है? हम कोई भैंस बकरी थोड़ी है। घुइयां मतलब अरबी होता है। मैंने तो उसको मना किया था कि अरबी के पत्तों की सब्जी ना बनाए, लेकिन उसको खुद की पसंद के आगे कुछ और दिखता ही कहाँ है। कोई और सब्जी नहीं बनाई है क्या? नहीं रवि जी, आप ये खाकर देखो, अगर आपको ये पसंद ना आए तो मैं आगे से नहीं बनाऊंगी कभी। कीर्ति इतना बोलकर रवि को घुइयां के पत्ते की सब्जी देती है। रवि को घुइयां के पत्ते की सब्जी अच्छी लगती है। फिर कीर्ति सरला को भी घुइयां के पत्ते की भी सब्जी देती है। सरला को घुइयां के पत्ते की सब्जी पसंद आ जाती है। अरे वाह वाह बहू, ये तो अरबी की सब्जी से भी अच्छी लग रही है। अच्छा, मुझे पता चला कि तू इसको क्यों खाती है। हाँ माँ, मजेदार तो ये बात है कि ये पत्ते गले में लग भी नहीं रहे और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब से हमारे घर में ना यही बनाना। मैं तो आपको पहले ही बोल रही थी, लेकिन आप दोनों तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। सभी कीर्ति की घुइयां की सब्जी की खूब तारीफ करते हैं और फिर सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और गुजरते वक्त के साथ कीर्ति के साथ सरला को भी घुइयां के पत्ते की सब्जी अच्छी लगने लगती है। ऐसे ही एक दिन सरला को अरबी के पत्ते के पकोड़े खाने का मन करता है और वो कीर्ति के पास जाती है। बहू, आज अरबी के पत्तों के पकोड़े बना दे, बहुत मन कर रहा है। पर माँ जी, घर में घुइयां के पत्ते खत्म हो गए हैं, आप मार्केट जाकर ले आइए, तब मैं आपको बनाकर खिला दूंगी। मार्केट भी इतना दूर है कि मुझे पत्ते लाते लाते कल हो जाएगा और हमारे मोहल्ले में कोई सब्जी वाला आता ही नहीं। अगर आता है तो आलू टमाटर के अलावा कुछ लाता ही नहीं। आप ही देख लो माँ जी, अगर आपको खाना है तो कुछ तो करना ही होगा, वरना जब घुइयां के पत्ते आएंगे तब पकोड़े का स्वाद लेना। कीर्ति की बात सुनकर सरला निराश हो जाती है और बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी उसकी नजर अचानक से अपनी पड़ोसन विमला के घर में लगे गमलों पर जाती है, जिसमें विमला ने अरबी उगा रखी थी। वो जल्दी से अंदर आती है। बहू, जल्दी दरा, मिल गया। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो जैसे आपकी लॉटरी लग गई है? हाँ, बस तू कुछ ऐसा ही समझ ले। अभी मैं बाहर गई और मैंने देखा कि अपनी पड़ोसन विमला के गमले में घुइयां के पत्ते हैं। चल, मैं उसको बातों में लगा दूंगी और तू किसी भी तरह से वो पत्ते तोड़ लियो। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी आप ये चाहती हैं कि हम चोरी करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अकेले जाओ, मैं इसमें आपका साथ बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। अरे वो अपने मन से तो खुद देगी नहीं, वैसे भी हम पड़ोसी हैं, कोई चोरी नहीं होती। कीर्ति सरला की बात मान जाती है और सरला के साथ विमला के घर जाती है। सरला विमला को अपनी बातों में लगा कर रखती है
और कीर्ति चुपके से जाकर गुइया के पत्ते तोड़ लेती है और छुपाकर घर आ जाती है। दोनों बहुत ही खुश थीं। कुछ देर बाद कीर्ति रसोई में पत्तों के पकोड़े बनाने चली जाती है और सरला बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी विमला आती है। विमला को देखकर सरला घबरा जाती है और मन में बोलती है, ये यहाँ क्यों आई है? कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि हमने इसके पत्ते चुरा लिए हैं? अगर इसको पता चला तो आज तो मेरी पड़ोसन हम पर टूट पड़ेगी। क्या हुआ सरला, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ऐसा लग रहा है जैसे तेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस थोड़ी गर्मी हो रही है। अच्छा चल छोड़, मैं कहने आई थी कि मुझे माफ कर दे, मैं तुझे घुइयां के पत्ते नहीं दे सकती क्योंकि मेरी बहन ने मांग लिया है। अरे कोई बात नहीं, तू मेरे घर से पकोड़े खा कर जाइयो, आज मेरी बहन पत्ते देकर गई है। सरला इतना बोल ही रही होती है कि तभी कीर्ति पकोड़े लेकर वहाँ आती है। लीजिए आंटी जी, ये पत्ते मेरे पति बाजार से लेकर आए हैं, तो सोचा आपके घर दे आए, लेकिन आप खुद यहाँ आ गई। लेकिन अभी तो सरला बोल रही थी कि ये पत्ते उसकी बहन दे गई है। खैर छोड़, तू तो मुझे पकोड़े दे। विमला के इतना बोलते ही दोनों की जान में जान आती है और तीनों बैठकर घुइयां के पत्ते के पकोड़े खाते हैं और कीर्ति विमला को घर के लिए सब्जी भी देती है। कुछ देर बाद विमला अपने घर चली जाती है और अपने पौधों को पानी डालने लगती है। वैसे ही उसकी नजर घुइयां के पत्तों पर जाती है और खुद से कहती है, ये मेरे गमलों को क्या हुआ? ये दोनों सास बहू बहुत चालाक है, पक्का ये मेरे घर से चोरी करके गई है और मुझे ही पकोड़े खिला दिए। आज तो इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ज्यादा दूसरों के घर में चोरी करना आता है ना, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आगे से किसी घर में चोरी नहीं करेगी। विमला अपना काम छोड़कर सरला के घर जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। तभी सरला बाहर आती है। क्या हो गया? तो इतना क्यों चिल्ला रही है? अब क्या चोरी हो गया तेरा? तू जितनी भोली बन रही है ना, तू उतनी भोली है नहीं। तूने मेरे घर की घुइयां के पत्ते चुराकर मुझे ही पकोड़े खिला दिए और अभी भोली बनने का नाटक कर रही है। तुझे शर्म नहीं आती है कि खुद चोरी करती है और अपनी बहू से भी चोरी करवाती है? अच्छा ठीक है, माफ कर दे विमला तू मुझे, हम पड़ोसी हैं और अगर हम दोनों ऐसे लड़ाई करेंगे तो लोग क्या समझेंगे। मैं खुद बाजार से तेरे लिए पत्ते ले आऊंगी। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या हालत की है तूने मेरे अरबी के पत्तों के साथ, तुझे इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और सरला भी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था। विमला भी सरला को कुछ नहीं बोलती। दिन गुजरता जाता है। एक दिन सरला को फिर से घुइयां के पत्तों की सब्जी खाने का मन करता है और वो कीर्ति को बोलती है, बहू आज फिर से घुइयां के पत्ते की सब्जी या पकौड़ी बनाकर खिला दे। माँ जी, फिर से एक बार घर में घुइयां के पत्ते खत्म हो गए हैं और इस बार मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कहीं से चोरी नहीं करने वाली हूँ। उस दिन के बाद से तो मेरी मजाल ही नहीं है कि चोरी करने चली जाऊं। वो तो विमला थी जो बस बोल कर गई, अगर कोई दूसरा होता तो अच्छे से सुना देता। हाँ हाँ, अब जब आप घुइयां के पत्ते बाजार से लेकर आओगी ना, जब ही पकोड़े बनेंगे। सरला और कीर्ति बात कर ही रहे होते हैं कि तभी विमला हाथ में घुइयां के पत्ते के पकोड़े बनाकर लाती है और सरला और कीर्ति को खाने को बोलती है। दोनों पकोड़े खाते हैं और तभी दोनों के गले में खुजली होने लगती है। ये क्या खिला दिया विमला तूने? इसको खाकर तो गले में खुजली होने लग गई। मजा आया ना? ये तुम दोनों के लिए सबक है। आगे से तुम दोनों को याद रहेगा, कभी किसी के पौधे बर्बाद नहीं करोगी। मेरी अरबी के पौधों का ऐसा नाश मारा है कि उसमें दोबारा पत्ते नहीं आए। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और दोनों सास बहू को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और आगे से कभी भी चोरी करके खाने की नहीं सोचती हैं। हिमानी एक आत्मनिर्भर औरत थी, लेकिन साथ ही हिमानी थोड़ी लालची थी। एक दिन हिमानी अपने घर में पानी पूरी बना रही होती है। तभी हिमानी की बेटी महक आती है। माँ, आप पानी पूरी बना रही हो, मुझे भी दो ना। दूर हट, अभी मुझे पानी पूरी बेचने भी जाना है, वहाँ से बच जाए तो खा लियो। माँ, आप हमेशा यही कहती हो और फिर बचने के बाद भी पानी पूरी नहीं देती हो। हाँ तो बेटा समझो ना, हम अमीर तो है नहीं कि अपने पसंद का कुछ भी खा ले या बना ले। हमारे हाथ में इतने पैसे कहाँ टिकते हैं, तभी तो मैं बचा बचा कर चलती हूँ ना। माँ, आप हमेशा ही यही कहती रहती हो, लेकिन मेरा भी कितना मन करता है पानी पूरी खाने का। तेरे बाबा के जाने के बाद सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। इतनी मुश्किल हो गई है उनके जाने के बाद,
ये सब संभालना मुझे तो समझ में नहीं आता कभी कभी, लेकिन देख रही है ना तू, मैं जैसे तैसे कर रही हूँ, फिर भी तू अपनी माँ से इस तरह बात कर रही है। मैं कुछ बोलूँ ना तो क्या करूँ? और लोगों की तरह मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं भी अपनी पसंद का खाऊं, पहनूं, जहाँ मन करे वहाँ घूमूं, लेकिन आप हो के समझती ही नहीं हो कभी। महक अपनी माँ को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। हिमानी को महक की बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी बेटी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। जब काफी सारी पानी पूरी बन जाती है तो हिमानी उन पानी पूरी को लेकर बेचने चली जाती है। हिमानी रोज की तरह चौराहे पर अपनी पानी पूरी का ठेला लगाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ एक बड़ी अमीर औरत मधुबाला आती है। एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। और हाँ, अच्छी है ना आपकी पानी पूरी? हाँ हाँ मेम साहब, बहुत अच्छी है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ और हाँ, जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। हिमानी मधुबाला को पानी पूरी खिलाने लगती है। मधुबाला को पानी पूरी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, मैंने बहुत सही जगह की पानी पूरी खाई है, लेकिन तुम्हारी पानी पूरी में तो कुछ अलग ही स्वाद है। सच में तुम्हारी पानी पूरी की तो बात ही अलग है। मेम साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको मेरे यहाँ की पानी पूरी पसंद ही आएगी। हाँ, सच ही कहा था तुमने, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, लेकिन जैसा पानी पूरी मुझे पसंद है वैसी तो मुझे कहीं मिलती ही नहीं। लेकिन तुम्हारी पानी पूरी ठीक वैसे ही है जैसा स्वाद मुझे पसंद है। मजा आ गया खाकर। धन्यवाद मेम साहब, मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरे यहाँ की पानी पूरी पसंद आई। अच्छा, पैसे कितने हुए तुम्हारे? 10 रुपए हो गए आपके। ये लो। मेम साहब, आपके पास छुट्टे नहीं है क्या? वो क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बाकी के पैसे देने की। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और तभी तुम्हें मैं 100 रुपए दे रही हूँ। आज तो चमत्कार ही हो गया। यहाँ तो 100 रुपए 10 लोगों को खिलाने पर मिलते हैं, लेकिन ये पागल औरत एक बार में ही 100 का नोट दे गई। आज का तो दिन बन गया मेरा। मधुबाला को हिमानी के यहाँ की पानी पूरी बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो आए दिन हिमानी के ठेले पर पानी पूरी खाने आ जाया करती और हिमानी को मधुबाला से ज्यादा पैसे भी मिलते। धीरे धीरे हिमानी के ठेले पर भीड़ लगने लगती है, क्योंकि हिमानी की पानी पूरी अब और लोगों को भी पसंद आने लगी थी। लोग बड़े ही चाव से हिमानी की पानी पूरी खाया करते। एक दिन हिमानी के ठेले पर एक लड़का अभय और एक लड़की काजल आते हैं। अभय, मैं तुम्हें इनकी ही पानी पूरी के बारे में बताती थी। ये बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाती है, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, चलो देखे तो सही, जिसकी तुम इतनी तारीफ करती हो, आखिर उसकी पानी पूरी में ऐसा भी क्या जादू है? आंटी, आप 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो। जी, अभी लगाती हूँ। हिमानी उन दोनों को पानी पूरी खिलाने लगती है। अरे वाह काजल, तुम तो बिल्कुल सही कह रही थी, इनकी पानी पूरी वाकई बहुत अच्छी है। मैं तो तुम्हें बोल ही रही थी, लेकिन तुम्हें तो मेरी बातों पर विश्वास कहाँ होता है। लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया। अरे आंटी, अब एक काम करो, 50 की ना पानी पूरी पैक कर दो। 50 की पैक करवा रहे हो, लेकिन इतनी सारी पानी पूरी क्यों पैक करवा रहे हो? यहीं खा लो ना। अरे मैं तो यही खाऊंगा, वो भी जी भर के, लेकिन अब सोच रहा हूँ थोड़ा घर के लिए भी पैक करवा लेता हूँ, और घर तक तो मेरा और भी मन हो जाएगा खाने का, तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लूंगा। अच्छा चलो ठीक है। आंटी, कितने पैसे हो गए? जी, आपके 150 रुपए हो गए। 150 रुपए? लेकिन आंटी, हमने तो इतनी पानी पूरी खाई भी नहीं है, और मेरे दोस्त ने तो बस 50 की ही खाई है, फिर 150 कैसे हो गए? मेरा तो कोई पहले का उधार भी नहीं है। मैडम जी, वो क्या है ना, महंगाई थोड़ी बढ़ गई है और इस जगह पर खड़े होने के लिए भी किराया देना पड़ता है। अब किसी के घर के आगे मैं पानी पूरी बेचूंगी तो किराया लगेगा ही ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हमसे कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं मांग रही हो? 150 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। आप बड़े लोगों के लिए कहाँ ज्यादा कम होता है कुछ। और साहब, आप बड़ी दुकानों में तो बिना सोचे समझे पैसे देते हो, लेकिन यहाँ मेरी मेहनत के लिए आपको ये ज्यादा लग रहा है। अरे लेकिन ज्यादा है तो। रहने दो अभय, पानी पूरी क्या बिकने लग गई है, भाव भी बढ़ गए इनके। ये लो आपके पैसे, चलो अभय यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे जैसे हिमानी की पानी पूरी का काम अच्छा चल रहा था, वैसे वैसे उसमें एक घमंड आता जा रहा था और वो अपनी पानी पूरी के दाम बढ़ा रही थी। पानी पूरी की गिनती कम करती जा रही थी। एक दिन हिमानी खारे पानी से ही पानी पूरी का पानी तैयार कर रही थी।
और यही हिमानी की बेटी महक देख लेती है। माँ, आपका ध्यान कहाँ है? आप पानी पूरी के पानी में खारा पानी डाल रही हो। इसे तो पानी पूरी का पानी बेस्वाद बनेगा। थोड़ा ध्यान से करो ना माँ। तुम मुझे मत सिखा कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है। अरे पानी पूरी का पानी बनाने के लिए मुझे खरीद के अलग से पानी लाना पड़ता है, वो बहुत महंगा पड़ जाता है, तो इससे तो अच्छा यही है। माँ, ये क्या कह रही हो? आपके हाथों की पानी पूरी कितनी पसंद है लोगों को, फेमस है आपकी हाथ की पानी पूरी। और आप ऐसे बेईमानी मत करो अपने काम में, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये बिल्कुल भी। लोगों की जीभ को मेरे हाथों की पानी पूरी का स्वाद लग चुका है, इसलिए उन्हें अब कैसा भी खिला दो समझ नहीं आएगा, और ऐसा करने से हमारा ही फायदा होगा। लेकिन माँ, ये आप सही नहीं कर रही हो बिल्कुल भी। तेरी माँ हूँ मैं, तुझसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे, तू मुझे मत सिखा। मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। हिमानी अपनी बेटी को डांट कर वहाँ से भगा देती है। हिमानी का लालच इतना बढ़ता जा रहा था कि अब उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी और वो पानी पूरी के स्वाद में भी बदलाव करने लगी थी। खारे पानी से पानी पूरी बनाकर बेचने के लिए वो निकल जाती है। हिमानी पानी पूरी बेचने के लिए वहीं खड़ी होती है और बहुत ज्यादा दाम और कम पानी पूरी होने की वजह से पहले से ही ज्यादा अब वहाँ कोई नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मधुबाला फिर से आती है। अरे हिमानी, जरा एक प्लेट मस्त तीखी पानी पूरी लगा दो। रुकिए मैडम, मैं अभी आपके लिए पानी पूरी लगाती हूँ। हिमानी मधुबाला को पानी पूरी खिलाने लगती है। जैसे ही मधुबाला पहली पानी पूरी खाती है तो उसे वो पानी पूरी बहुत ही खराब लगती है और वो पानी पूरी वहीं फेंकती है। छी, ये क्या है? इतनी गंदी पानी पूरी। नहीं मैडम जी, मैंने तो वैसी ही बनाई है जैसे पहले बनाई थी। तुम झूठ मत बोलो, थोड़ा बहुत स्वाद बदलता तो पता चल जाता, लेकिन यहाँ तो पूरी पानी पूरी ही जैसे बदल गई। तुमने पक्का लालच में आकर ये सब किया है। मैडम जी माफ कर दो, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। अब ना ही मुझे तुम्हारे यहाँ की पानी पूरी खानी है और ना ही पसंद आई। अब हिमानी मधुबाला के आगे अपनी गलती की माफी मांगती रही, लेकिन अच्छा खासा काम हिमानी की लालच की वजह से खराब हो जाता है।